please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। दीपक बिष्ट दे रहे हैं। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने एक महिला को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक महिला अपने परिवार के साथ गुरुद्वारे से घर वापस जा रही थी, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद महिला को तुरंत रोहिणी के सरोज अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दीपक, आखिरकार वो कौन लोग थे जो गोली चलाकर फरार हो गए, कुछ जानकारी? देखिए, अभी तक हमलावरों के बारे में कोई खास ठोस सबूत नहीं आ पाया है पुलिस के हाथ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी कई जगह का चेक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि हरियाणा की तरफ से ये बदमाश आए हैं, क्योंकि बादली के बगल में ही हरियाणा शुरू हो जाता है और पुलिस ये भी समझ कर जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ परिवार से पूछा जा रहा है कि क्या कोई रंजिश या कोई पुराना ऐसा मामला जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ हो या उसके बाद इस तरह से हमलावरों ने हमला किया हो, ये भी पूछताछ की जा रही है। वहीं पत्नी की मौत के वक्त जब ये हमला हुआ है, ये बताया जा रहा है कि पंकज मेहरा जो गाड़ी चला रहे थे उनके ऊपर हमला किया गया। उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग की गई थी और इसमें पंकज तो बच गए, लेकिन उनकी पत्नी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुक्रिया दीपक। अनुराग ठाडा बड़ी खबर दे रहे। चुनाव आयोग आज गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना यह जा रहा है कि गुजरात में 2 चरणों में वोट डाले जा सकते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ऐलान कर चुका है कि गुजरात में भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ ही यानी 18 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया था। 182 सीट वाली गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 23 जनवरी को खत्म हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार गुजरात चुनाव में पहली बार लगभग 70,000 वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको बता दें 182 सीट वाली गुजरात विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 23 जनवरी को खत्म हो रहा है और सूत्रों के मुताबिक इस बार गुजरात चुनाव में पहली बार लगभग 70,000 वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अनुराग हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या आज ऐसा मुमकिन है ऐलान हो जाए, और अगर होता है तो कब तक ऐलान हो सकता है? देखिए, बहुत हद तक मुमकिन है कि आज गुजरात में चुनावों का ऐलान हो जाए, क्योंकि ये तब से पेंडिंग है जब हिमाचल विधानसभा चुनावों का कुछ दिन पहले ऐलान हुआ था और तब से लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों का एक साथ चुनाव का ऐलान क्यों नहीं किया। चुनाव आयोग की अपनी सफाई जरूर थी कि वहाँ बाढ़ राहत का काम चल रहा है और अभी वहाँ चुनाव, क्योंकि 23 जनवरी को कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहाँ की विधानसभा का, इसलिए कुछ दिन और वेट किया जा सकता है। और अब उस अंतराल के बाद अब चूंकि चुनाव आयोग पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि 18 दिसंबर से पहले वहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी गुजरात में भी, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज बहुत हद तक मुमकिन है। और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है चुनाव आयोग से कि आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। शुक्रिया अनुराग। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल शुक्रिया अनुराग। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल मीडिया के सामने आया और कांग्रेस पर हमलों की झड़ी लगा दी। इस दौरान नितिन पटेल ने गुजरात की सियासी लड़ाई में हाफिज सईद का नाम लेते हुए कांग्रेस पर हमला बोला, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से भी तल्ख पलटवार किया गया। क्योंकि नितिन पटेल ने कांग्रेस पर देश विरोधी तत्वों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया और कांग्रेस को सत्ता का लालची करार देते हुए उस पर चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने का आरोप लगा दिया। अगर कांग्रेस को ऐसा लगे कि आतंकवादी कांग्रेस में जुड़ जाए तो गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद हो सकती है, तो शायद वो हाफिज सईद ऐसे लोगों को भी अगर हो सके तो वो इनविटेशन दे दे। नितिन पटेल ने चुनावी सियासत में हाफिज सईद का नाम लिया तो कांग्रेस भड़क उठी, जिसके बाद कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने ट्वीट कर हमला बोला और लिखा कि डिप्टी सीएम का विवादास्पद बयान सत्ता के लिए तो कांग्रेस हाफिज को भी पार्टी में शामिल कर ले, मानसिक संतुलन खोना, कुर्सी जाने की निशानी है। लेकिन नितिन पटेल की तल्ख बयानबाजी ने गुजरात की सियासत में एक बार फिर हंगामा तेज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वो गुजरात को उत्तर कोरिया बनाने पर तुले हैं। इसके लिए शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट किया और लिखा कि एक पत्रकार ने मुझे चेतावनी दी थी कि आपके सभी फोन टैप किए जा रहे हैं। सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज में राजनीतिक गतिविधियां चेक की जा रही हैं। मोदी जी गुजरात को उत्तर कोरिया बना चुके हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत के कमरे चेक करने को लेकर यह हमला बोला, जिस पर गुजरात सरकार ने सफाई भी दी कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी
वो सलामती सिक्योरिटी एजेंसी की है, वो सब गहलोत जी को भी मालूम होगा। गुजरात सरकार ने जानबूझकर कांग्रेस नेताओं की तलाशी और निगरानी रखने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन सफाई देते हुए भी गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक बार फिर कांग्रेस पर देशद्रोहियों से सांठगांठ रखने का आरोप लगाया। हालांकि गुजरात की सियासत में तल्ख होती बयानबाजी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को आईना दिखाने से भी नहीं चूक रहे। इस कड़ी में बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और जीएसटी की तुलना गब्बर सिंह से करने पर सवाल उठाए। शोले से इतना स्नेह है तो राहुल गांधी जी की सोच किस कैरेक्टर से मिलती है? देश में जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसका मजाक करना, क्या ये शोभा देती है उनको? बीजेपी की इस आपत्ति के बाद भी दोनों ओर से एक दूसरे पर तीखे हमले जारी हैं। अमेरिका के टेक्सास में 7 अक्टूबर से लापता बच्ची शरीन मैथ्यूज के पिता वेस्ली मैथ्यूज को जज के सामने पेश किया गया। भारतीय मूल की शरीन को गोद लेने वाले वेस्ली मैथ्यूज को पुलिस ने बयान बदलने का आरोप लगाते हुए दोबारा गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया गया, जहां जज ने शरीन के लापता होने के मामले की सुनवाई की। इस दौरान वेस्ली मैथ्यूज के साथ अमेरिका की चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के अधिकारी भी मौजूद थे। टेक्सास पुलिस ने वेस्ली मैथ्यूज के खिलाफ बच्ची को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। Going the exact details of what he told us, but what I can tell you is that it was contrary to what we were initially told when she was first reported missing. इस आरोप में दोषी पाए जाने के बाद वेस्ली मैथ्यूज को उम्र कैद या 5 साल से 99 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। इसके साथ ही वेस्ली मैथ्यूज के लिए कोर्ट ने भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 6.5 करोड़ की जमानत राशि तय की है। फिलहाल वेस्ली मैथ्यूज को रिचर्डसन इलाके की एक जेल में रखा गया है। पुलिस ने सोमवार को शरीन के घर से करीब 500 मीटर दूर एक बच्ची का शव बरामद किया था। पुलिस के मुताबिक ये शव शरीन का भी हो सकता है। इसके बाद से ही रिचर्डसन इलाके के रहने वाले लोग उस सुरंग के पास पहुंच रहे हैं जहां से बच्ची का शव बरामद किया गया था। लोग सुरंग के बाहर खिलौने और गुब्बारे रखकर मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना कर रहे हैं। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी सी स्क्रीन पर देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े दिखाए गए। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को साथ लेकर मीडिया के सामने आए जेटली ने दावा किया कि जीडीपी बढ़ने की रफ्तार में आई सुस्ती थोड़े वक्त की है और देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है, जिसे मीडिया को समझाने के लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट के अलग अलग आंकड़े बड़ी सी स्क्रीन पर मीडिया को दिखाए गए और वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारी एक एक बात बारीकी से मीडिया को बताते रहे। दावा किया गया कि मई 2014 तक महंगाई 9% से ज्यादा तेजी से बढ़ती रही, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ने की रफ्तार में तेज गिरावट आई। दावा किया गया कि महज 3 साल में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से कदम उठाए गए हैं, जिनका असर आंकड़ों में दिखा है। इसलिए चालू खाते का घाटा भी 2% के नीचे पहुंच गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बराबर है, जितना इतिहास में पहले कभी नहीं रहा। दावा किया गया कि जीडीपी बढ़ने की रफ्तार में आई गिरावट की वजह बड़े आर्थिक सुधार हैं, जिनकी वजह से आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था का तेजी पकड़ना तय है। ये सारे आंकड़े आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष गर्ग समझा रहे थे, जिन्होंने दावा किया कि जीएसटी की शुरुआती दिक्कतें दूर कर ली गई हैं और जल्द ही देश की जीडीपी तेज गति से बढ़ने में जीएसटी का बड़ा योगदान होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 1.5 घंटे तक चली, जिसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था के तमाम पहलुओं पर बात की। और वित्त सचिव अशोक लवासा ने इस दौरान सड़क योजना पर होने वाले 7 लाख करोड़ के खर्च पर जानकारी दी। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया कि भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और आर्थिक नीति ठीक दिशा में बढ़ रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक 3 साल से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 3 वर्षों से लगातार हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था रही है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में सरकारी बैंकों की हालत पर भी चर्चा हुई और सरकारी बैंकों को 2,11,000 करोड़ का पैकेज देने का फैसला हुआ। 2,11,000 crores is the capital which is intended to be now inducted further into the banks. जेटली ने पत्रकारों के सामने 3 साल के आर्थिक हालात का लेखा जोखा पेश किया। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के रिपोर्ट कार्ड पेश करने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि कैबिनेट के इन बड़े फैसलों का ताल्लुक विधानसभा चुनाव से है और इसका असर भी दिखा जब जेटली ने राहुल गांधी के गब्बर सिंह टैक्स वाले बयान का जवाब दिया। जिन लोगों को आदत 2G और कोल ब्लॉक स्कैम की पड़ी हुई थी, उनको लेजिटिमेट टैक्स से काफी इतराज होगा। 8 नवंबर को नोटबंदी का 1 साल पूरा होने पर विपक्ष ने काला दिवस मनाने का फैसला लिया है। जेटली ने इस पर कांग्रेस का जवाब दिया। काला दिन मनाना है तो वो निश्चित रूप से मनाए। उनकी कैश इकोनॉमी के प्रति जो श्रद्धा है वो इस सेलिब्रेशन से बिल्कुल स्पष्ट होती है। चालू कारोबारी साल में पहली तिमाही में जीडीपी बढ़ने की रफ्तार में कमी आने के बाद से ही मोदी सरकार पर आर्थिक मोर्चे पर नाकाम होने के आरोप लग रहे थे। सरकार का ये रिपोर्ट कार्ड विपक्ष के आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।
वहीं कांग्रेस ने इस पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया और लिखा कि वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसे मुश्किल समय में सरकारी बैंकों को 2,11,000 करोड़ रुपए की मदद बहुत देर से दी गई और बहुत छोटी रकम है। राजस्थान सरकार गुर्जरों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देगी। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों को ओबीसी में 5% आरक्षण देते हुए ओबीसी कोटा 21% से बढ़ाकर 26% करने का फैसला लिया। ईडी ने मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें एक गवाह के हवाले से दावा किया गया कि सीबीआई के 2 पूर्व निदेशकों के नाम पर उसने पैसों की वसूली की। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में एक इमारत की 13वीं मंजिल पर लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। खबर है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के छात्रों ने चीते की तरह दिखने वाले बुलेट ट्रेन का लोगो तैयार किया, जिसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने फाइनल कर दिया। राम रहीम के आश्रम डेरा सच्चा सौदा में साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट के लिए और वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के पास बनी पार्किंग पर नाराजगी जताते हुए इसे हटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए फैक्ट्रियों में कुछ खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और ढीला रवैया अपनाने पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। राजस्थान के जोधपुर में तकनीकी खराबी के बाद सेना के एक हेलीकॉप्टर की मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। महाराष्ट्र की फडणवीस कैबिनेट ने मुंबई में मेट्रो के प्रोजेक्ट 5 और 6 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत ठाणे, भिवंडी और आसपास के इलाकों में भी उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस बुधवार को जीरो टॉलरेंस डे मनाएगी। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नेताओं ने रेलवे के अधिकारियों से मुलाकात कर रेलवे परिसर से रेहड़ी और ठेले वालों को हटाने की मांग की। साल 2011 में निलंबित हुई आईपीएल टीम कोच्चि टस्कर्स ने बीसीसीआई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में केस जीतने के बाद 850 करोड़ रुपए बतौर हर्जाना मांगा। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में जीतू राय और हिना सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबले में बाजी मारते हुए भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। अंपायरिंग के बाद एक दुकान में काम करने वाले डैरिल हेयर को ऑस्ट्रेलिया में नकदी चुराने का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उनसे 18 महीने के लिए अच्छा बर्ताव करने का बॉन्ड भरवाया। नीतीश कुमार बड़ी खबर दे रहे हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ को आज दिल्ली के पटियाला हाउस में एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाहिद को 2011 के एक हवाला फंडिंग केस में कल गिरफ्तार किया गया था। शाहिद यूसुफ पर हवाला के जरिए सऊदी अरब और दूसरे देशों से हिजबुल मुजाहिदीन के लिए फंड इकट्ठा करने का आरोप है। शाहिद यूसुफ की गिरफ्तारी एनआईए के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सैयद सलाहुद्दीन का बेटा जम्मू कश्मीर सरकार के कृषि विभाग में जूनियर इंजीनियर है। आरोप है कि शाहिद यूसुफ आतंकी फंडिंग मामले में भगौड़े एजाज अहमद भट्ट के संपर्क में था और उससे हवाला के जरिए रुपए मांगता था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसका बेटा जो है हवाला के माध्यम से देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। सीरिया से, सऊदी अरेबिया से, पाकिस्तान से हवाला के माध्यम से फंड्स आ रहे थे इसके पास। एक बेटे के अरेस्ट से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, पूरी फैमिली को गिरफ्तार करना चाहिए। एनआईए जांच कर रही है पाकिस्तान से किस प्रकार से फंड्स आते हैं, आतंकवादियों को मदद मिलता है, प्रोत्साहित करते हैं, और इसमें किसी पर भी वो जांच अगर लगती है कि इस व्यक्ति ने गलत किया है तो ये देखने की आवश्यकता थोड़ी ना किसका बेटा है। व्यक्ति गलत करेगा तो कानूनी फंदा उस पर वो शिकंजा कसेगा ही। चीन के यूनान में ड्रैगन बोट वर्ल्ड चैंपियनशिप की फाइनल रेस में 6 देशों की टीम शामिल हुई और इस रेस को जीतने के लिए सभी टीमों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिसमें जीत चीन की टीम को हासिल हुई। रेस शुरू होते ही सभी देशों की टीमें अपनी नाव को मंजिल तक पहुंचाने में जुट गईं। सभी टीमों के खिलाड़ी कमाल का तालमेल बनाकर चप्पू चला रहे थे। नाव में आगे की ओर महिला खिलाड़ी मौजूद थीं तो नाव के पिछले हिस्सों में पुरुषों ने मोर्चा संभाला हुआ था। इस प्रतियोगिता में शुरू से ही नीली जर्सी वाली चीन की टीम ने बढ़त बनाई हुई थी, जिसे लाल जर्सी वाली कनाडा की टीम कड़ी टक्कर दे रही थी। हालांकि रेस से कुछ देर पहले चीन ने बढ़त बना ली और इस ड्रैगन बोट वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में कनाडा दूसरे स्थान पर रहा तो अमेरिका को तीसरा स्थान मिला। 5 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 24 देशों के 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की मंजूरी मिली। दिल्ली सरकार ने गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में 15% तक फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी, जबकि माता पिता इसके विरोध में हैं। दिल्ली में अक्टूबर के महीने में अब तक 1077 डेंगू के मामले दर्ज किए गए।
विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने पार्टी में आंतरिक कलह की खबरों पर सफाई दी। पार्टी में आंतरिक विरोध होता है, वो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को जीवित करता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह के नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई। बिहार के वैशाली में चोरों ने एक घर से करीब 10 लाख की नकदी और जेवरात चुरा लिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्रों के 2 गुटों की भिड़ंत के दौरान घायल छात्र की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का कोलकाता के बिरला अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गिरिजा देवी 88 साल की थी। ठुमरी गायन को प्रसिद्धि के मुकाम पर पहुंचाने के लिए गिरिजा देवी को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिरिजा देवी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे के सामने राधे मां नाचने लगी और दावा किया कि उनके नाचने से भगवान खुश होते हैं। राधे मां ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया और कैमरे के सामने अपना वो अंदाज भी दिखाया जिसके लिए वो चर्चा में रहती। फिल्मी गीतों और भजन पर नाचने को राधे मां ने भगवान की भक्ति का अलग तरीका बताया। बुल्ले शाह नाचे, मीरा बाई नाची, अपना अपना ढंग है। मेरे भगवान मेरे नाचने से प्रसन्न हो जाते हैं। राधे मां उस वक्त चर्चा में आई थीं जब एक महिला ने उन पर दहेज लेने के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि उस वक्त राधे मां ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी चुप्पी की वजह भी बताई। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो फिर मेरे में राधे बनने का क्या फायदा। अपने पहनावे और भारी भरकम गहनों की वजह से भी राधे मां अक्सर चर्चा में रहती हैं, जिस वजह से कई लोगों ने उन्हें संत का दर्जा दिए जाने पर ऐतराज जताया था। हालांकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पिछले महीने ही फर्जी संतों की एक सूची जारी की थी, जिसमें राधे मां को भी फर्जी संत घोषित किया गया था। लेकिन फर्जी संतों की सूची में नाम का सवाल जब उनसे पूछा गया तो राधे मां ने उल्टा अखाड़ा परिषद को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उनको खुद को पता है कि वो फर्जी हैं कि असली हैं। वो कौन होते हैं दूसरों को करने वाले, खुद ही तो मुझे बनाने आए थे। राधे मां के ऊपर कुल 18 मामलों में शिकायत दर्ज थी, जिनमें ज्यादातर में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। राधे मां ने दावा किया कि बाकी आरोपों से भी वो जल्द ही बरी हो जाएंगी। मैं सब में जीत गई भगवान की कृपा से। जय श्री राम। बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम को सजा मिलने के बाद कुछ लोगों ने राधे मां के खिलाफ भी मुहिम शुरू की थी, लेकिन राधे मां का दावा है कि इस तरह की हरकतें वो लोग कर रहे हैं जिन्हें उनके भक्ति करने के तरीके से परेशानी। चुनाव आयोग गुजरात विधानसभा चुनाव का आज ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग गुजरात विधानसभा चुनाव का बुधवार को ऐलान कर सकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज पुणे में खेला जाएगा। अकाल तख्त ने सिख समुदाय से बुधवार को आरएसएस से जुड़े संगठन राष्ट्रीय सिख संगत के दिल्ली में होने वाले एक धार्मिक कार्यक्रम को पूरी तरह से बायकॉट करने को कहा। दिल्ली में आज अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलर्सन पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। यूपी के सुल्तानपुर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक लड़की की मौत हो गई। प्रख्यात मलयाली निर्देशक आईवी शशि का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यूपी के शामली में एक आदमी ने फेसबुक पर दोस्ती के बाद निधन हो गया। यूपी के शामली में एक आदमी ने फेसबुक पर दोस्ती के बाद जर्मन लड़की से शादी की। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक बुजुर्ग महिला ने एक विमान से छलांग लगाई। 94 साल की इस महिला ने अपने जन्मदिन को खास तरीके से मनाने के लिए छलांग लगाई और उस वक्त उसके साथ एक पेशेवर स्काई डाइवर भी मौजूद था। छलांग लगाने के कुछ देर बाद तक महिला आसमान में हिचकोले खा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हवा के साथ तालमेल बनाकर स्काई डाइविंग का आनंद उठाने लगी। इस दौरान महिला किसी पेशेवर स्काई डाइवर की तरह आसमान में करतब दिखा रही थी। जमीन के करीब पहुंचने से पहले महिला ने अपना पैराशूट खोल दिया और धीरे धीरे वो जमीन पर आ गई। जन्मदिन को खास तरीके से मनाने का आइडिया महिला की पोतियों का था, जो अपनी दादी का 94वां जन्मदिन यादगार बनाना चाहती थी। सीरिया के एक गांव में कुछ लोगों के शव जमीन पर दिखाई दिए। आशंका जताई जा रही है कि इस गांव में आईएसआईएस के आतंकियों ने 65 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। बीते शनिवार को सीरिया की सेना ने अल कारियातैन गांव को आईएसआईएस के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया था, जिसके बाद ही इस गांव से लोगों के शव बरामद हो रहे हैं। ब्रिटेन के एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक इस गांव में आईएसआईएस के आतंकियों ने कत्लेआम मचाया था। हालांकि संगठन का दावा है कि मारे गए लोगों की संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है।
وقتالين قتلاء كفار ظلمه شايف هدول ناس ما بيعرفوا الله ولا بيعرفوا شيء। इलाके के लोगों के मुताबिक आतंकियों ने यहाँ लूटपाट की और कई मकानों को बम से उड़ा दिया। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह यजीरकु वयक़व्विकु والله يوفقه هذا اللي بنقدر منه। इस गांव में अधिकतर लोगों को तब मारा गया जब सेना इसे आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। विराट कोहली ने बीसीसीआई से दिसंबर के महीने में छुट्टी भी मांगी है और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर के महीने में विराट कोहली निजी जिंदगी में नई पारी शुरू करने वाले हैं। नवंबर महीने में श्रीलंका की टीम भारत दौरे पर आ रही है। श्रीलंका के साथ पहला टेस्ट 16 नवंबर से कोलकाता में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच नागपुर में 24 नवंबर से खेला जाएगा। पहले 2 टेस्ट मैच के बाद विराट कोहली को आराम दिया जाएगा, जबकि श्रीलंका के साथ दिसंबर में तीसरे टेस्ट मैच के अलावा 3 वनडे मैच और 3 T20 मैच भी खेले जाने हैं। We are also monitoring his workload. He's been playing continuously right from IPL till today. He's been playing continuously. You need to give him a break. हालांकि श्रीलंका के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान करते हुए चयनकर्ताओं ने विराट की छुट्टी पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन माना जा रहा है कि विराट कोहली केवल दिसंबर महीने में टीम के साथ नहीं होंगे और जनवरी में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाने वाली टीम के कप्तान होंगे। और सूत्रों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले दिसंबर के महीने में विराट कोहली की शादी की पूरी तैयारी। हाल ही में अनुष्का और विराट का एक नया टीवी ऐड भी आया है जिसमें दोनों एक दूसरे को शादी के वचन दे रहे हैं। हमेशा अपने आप को फिट रखूंगा तुम्हारे लिए। नहीं भी रखोगे तो चलेगा। टीवी स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री भी गजब की लग रही है। मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। विराट और अनुष्का का रिश्ता कई साल से सुर्खियों में है। अनुष्का न केवल विराट का मैच देखने स्टेडियम पहुंचती रही हैं, बल्कि आईपीएल के दौरान तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ड्रेसिंग रूम में भी विराट और अनुष्का गुफ्तगू करते कैमरों में कैद हुए। क्रिकेट के मैदान के बाहर भी विराट और अनुष्का कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन साल 2017 खत्म होने से पहले दोनों के रिश्ते को नया नाम मिलने की पक्की उम्मीद की जा रही है। आज की ताजा खबर में इतना ही। चुनाव आयोग गुजरात में 2 चरणों में संभावित विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान कर सकता है। इंडिया टुडे और एक्सिस बाय इंडिया के ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी 115 से 125 और हिमाचल में 43 से 47 सीटें हासिल कर बनाने वाली है सरकार। अरुण जेटली ने बैंकों को 2,11,000 करोड़ की मदद के ऐलान के साथ जीएसटी का विरोध करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। जिन लोगों को आदत 2G और कोल ब्लॉक स्कैम की पड़ी हुई थी, उनको लेजिटिमेट टैक्स से काफी इतराज होगा। भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने आतंकियों को मदद के मुद्दे पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को सुधरने की नसीहत दी। हवाला के जरिए आतंकी फंडिंग के आरोपों में गिरफ्तार हिज्ब सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ को आज दिल्ली में एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को फडणवीस सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। अमेरिकी पुलिस ने ह्यूस्टन में 2 हफ्ते से लापता भारतीय बच्ची शेरीन की मौत के मामले में उसके पिता ने माना कि दूध पीने के दौरान बच्ची का गला फंस गया था। मशहूर शास्त्रीय गायिका पद्म विभूषण गिरजा देवी का 88 साल की उम्र में कोलकाता में निधन। तीन मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला हारने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ हिसाब बराबर करने पुणे के मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। 2 दिन पहले राहुल गांधी के गुजरात दौरे के समय हार्दिक पटेल ने दावा किया था कि वो राहुल गांधी से नहीं मिले थे, केवल अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात हुई थी। हार्दिक भले ही इस बात से इनकार कर रहे हों वो राहुल से नहीं मिले, लेकिन न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव सीसीटीवी तस्वीरें ये साबित कर रही है कि सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी सच क्यों नहीं बोल रहे हैं। गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए संजीवनी तलाश रहे राहुल गांधी सच बोलने से क्यों डरते दिख रहे हैं। आप ध्यान से देखते रहिए। 23 अक्टूबर के दोपहर 12:06 की अहमदाबाद के उम्मेद होटल की तस्वीरें। आपको सफेद शर्ट में हार्दिक पटेल यहां दिख जाएंगे। हार्दिक हाथ में एक फाइल लिए हुए हैं। ये तस्वीरें उम्मेद होटल के कमरा नंबर 224 के सामने की है, जिसके सामने हार्दिक दिख रहे हैं।
ध्यान से देखते रहिए। और इसी कमरे में अब राहुल गांधी भी आएंगे। तो जो तस्वीर में आप सफेद शर्ट पहने इंसान को देख रहे हैं, कोई और नहीं, ये हार्दिक पटेल है। ये बात तो सबके सामने आ गई थी कि हार्दिक पटेल इस होटल में गए हैं, लेकिन सवाल इस बात पर था कि क्या राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि हार्दिक पटेल जब वहां से निकले तो उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हुई है, उनकी मुलाकात अशोक गहलोत जो कि प्रभारी हैं गुजरात में इस वक्त कांग्रेस के, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन ये जो वीडियो है ये कुछ और ही दास्तां दिखा रही है। आज हम आपको ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें हाथों में फाइल लिए हुए हार्दिक पटेल एक कमरे की तरफ रुख कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज है ये, जिसमें ये तो दिख रहा है साफ साफ तौर पर कि हार्दिक पटेल व्हाइट कलर की शर्ट पहने, आप जो देख रहे हैं सफेद रंग की शर्ट पहने हार्दिक पटेल एक कमरे की तरफ जाते हुए इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। अब आप इन्हीं तस्वीरों को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में यहां पर राहुल गांधी भी नजर आएंगे। तो कमरा नंबर 224 के सामने की तस्वीरें, छिपकर हार्दिक पटेल से आखिरकार राहुल गांधी क्यों मिलते दिख रहे हैं? क्या जो आरोप बीजेपी लगा रही है कांग्रेस पर कि यहां साठगांठ हो रही है, यहां मिलने की कोशिश हो रही है, पाटीदार, दलित और ओबीसी नेताओं से अलग अलग तरीके से मिल रही है कांग्रेस। उम्मेद होटल के रूम नंबर 224 के सामने की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें आपको तारीख भी दिखेगी सीसीटीवी में, 23 तारीख, उसी दिन जब हार्दिक पटेल, एक और वीडियो आपको याद रहा होगा, एक और वीडियो सामने आया था जिसमें लिफ्ट के पास हार्दिक पटेल नजर आ रहे थे, उसी दिन का ये वीडियो जब हार्दिक पटेल ऊपर होटल रूम में पहुंचे, 12:07 का वक्त भी आपको यहां पर नजर आ रहा है। हार्दिक पटेल कमरा नंबर 224 की तरफ जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हुए। अब हम आपको दिखाते हैं 23 अक्टूबर का ही इसके कुछ देर बाद, यानी 1:02 का सीसीटीवी वीडियो। उम्मेद होटल के कमरा नंबर 224 के बाहर राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात जो एसपीजी कमांडो है वो दिखाई देंगे आपको। कुछ ही देर में सफेद शर्ट पहने हार्दिक पटेल कमरे से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। सफेद कुर्ता पैजामा पहने राहुल गांधी भी नजर आते हैं। गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि राहुल गांधी भी वहां मौजूद है और यहीं पर हार्दिक पटेल राहुल गांधी का हाथ मिलाकर स्वागत करते हुए भी नजर आते हैं। तस्वीरों को अगर गौर से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हार्दिक पटेल के साथ एक और सफेद कुर्ते में एक शख्स नजर आ रहा है, वो कोई और नहीं, वो राहुल गांधी ही है। हार्दिक पटेल आगे जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हार्दिक पटेल लगातार ये कहते रहे हैं कि राहुल गांधी अगर मिलने का वक्त देंगे तो मिलेंगे, लेकिन ये मिलना आखिरकार छुप छुपा के क्यों राहुल गांधी ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी मुलाकात हार्दिक पटेल से हुई, और क्यों हार्दिक पटेल ये मानने को तैयार नहीं? क्योंकि हार्दिक पटेल का एक वीडियो इससे पहले भी आपको बता दें सामने आया था जिसमें ये इस होटल में जा रहे थे। उस वक्त जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, झूठ बोला कि अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात हुई है, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर एसपीजी के जो कमांडो हैं वो आपको नजर आएंगे, साथ ही साथ हार्दिक पटेल और तस्वीर को अगर गौर से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां एसपीजी कमांडो आपको पहले दिखेंगे बाहर आते हुए, उसके बाद हार्दिक पटेल थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी बाहर निकलते हैं, हाथ दोनों लोग मिलाते हैं, उसके बाद कमरे के अंदर दोनों ही साथ चले जाते हैं। तो आखिरकार झूठ क्यों ये मुलाकात छुप छुपा के की जा रही है? तो क्या हुआ वो आपको एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। 23 तारीख का ये वीडियो, 12 बजे का वक्त जब हार्दिक पटेल आते हैं, हाथ में फाइल लिए होते हैं, सफेद उन्होंने शर्ट पहनी होती है, जाके वो कमरे में बैठ जाते हैं। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद यानी 1 बजे के करीब राहुल गांधी के एसपीजी कमांडो आते हैं, राहुल गांधी उनके साथ आते हैं, हार्दिक पटेल बाहर निकलते हैं रूम से, उनसे हाथ मिलाते हैं और फिर दोनों ही यानी राहुल गांधी और हार्दिक पटेल कमरे के अंदर चले जाते हैं।
और अब हम आपको दिखाते 23 अक्टूबर का दोपहर लगभग 1:56 की ये तस्वीरें। इस वीडियो में हार्दिक पटेल कमरा नंबर 224 से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं और खास बात यह है कि सफेद शर्ट पहने हार्दिक पटेल को कमरे से छोड़ने के लिए खुद राहुल गांधी बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। राहुल और हार्दिक हाथ मिलाते हैं। कमरा नंबर 224 के बाहर के गलियारे में राहुल और हार्दिक साथ में दिखते हैं। हार्दिक के साथ उनके सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। हार्दिक कुछ देर के लिए ठिठकते हैं, गलियारे में रुकते हैं और फिर हार्दिक का सहयोगी कमरा नंबर 224 में जाता है। इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी कमरा नंबर 224 में राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि हार्दिक पटेल साफ तौर पर दिख रहे हैं और साथ ही साथ उनके तमाम सहयोगी भी वहां पर साथ में रहते हैं जो अलग कमरे की तरफ जाते हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी हार्दिक पटेल से मिलते तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात होती है। उसके बाद राहुल बाहर खुद हार्दिक पटेल को छोड़ने आते हैं, लेकिन उसी वक्त ऐसा लगता है कि हार्दिक शायद कुछ भूल गए। उनका सहयोगी कमरे के अंदर वापस जाता है, वो सामान लेकर आता है। तब तक हार्दिक पटेल वहीं पर अपने किसी सहयोगी के साथ बात करते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं। यानी ये पूरी तस्वीरें ये अब दिखा रही हैं कि मुलाकात तो हुई है, लेकिन अब इसे छिपाने की कोशिश क्यों हार्दिक पटेल की तरफ से लगातार की जा रही है, क्योंकि यही इसी तरीके की जो उसी दिन की वीडियो सामने आई थी उसमें हार्दिक पटेल ये कहते नजर आए थे कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। तो अब तक की तस्वीरों से यह साफ हो चुका है कि राहुल और हार्दिक ने मुलाकात की थी और इसी कड़ी का चौथा वीडियो है 23 अक्टूबर के 2:23 का, जिसमें राहुल गांधी सफेद कुर्ते पायजामे में दिखाई देते हैं। हार्दिक पटेल के जाने के कुछ देर बाद राहुल गांधी कमरा नंबर 224 से बाहर निकलते हैं। राहुल कमरे के बाहर खड़े होकर किसी से बात करते हैं और ठीक सामने दूसरे कमरे में चले जाते हैं। जनक दवे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, एक के बाद एक ये जो तस्वीरें हैं ये साफ कर रही हैं कि मुलाकात तो हुई है, लेकिन हार्दिक पटेल ने साफ कहा था कि अशोक गहलोत से मिले, राहुल गांधी से नहीं मिले थे वो। बिल्कुल अर्पिता, देखिए सबसे बड़ा सवाल यहीं पे ये होता है कि आखिर हार्दिक क्यों छुपाना चाहते हैं, क्या ऐसी उनकी राजनीतिक मजबूरी है। वो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस से दूर भागते हैं दिखाने के लिए, लेकिन कांग्रेस से वो मुलाकातें करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसी उनकी राजनीतिक मजबूरी है। साथ ही में अब ये भी बात सामने आती है कि राहुल से मिलने की ये प्लानिंग पहले से तय थी, लेकिन हार्दिक अभी भी इनकार कर रहे हैं। उनके विरोधी, खासतौर पर उनके साथ एक ज़माने में रहे थे रेशमा वरुण ने भी पहले भी आरोप लगाया था कि हार्दिक कांग्रेस के एजेंट के तौर पे काम करे। तो क्या कहीं हार्दिक को ये डर है कि चुनाव से पहले अगर कांग्रेस के एजेंट का लेबल अगर उन पे लगता है तो निश्चित तौर पर पाटीदार उनसे नाराज़ होंगे और वो नाराज़गी उनको भारी पड़ सकती है। जो उनकी सभा में अभी जुटते हैं, हज़ारों की तादाद में उनकी सभा में आते हैं, अगर वो सार्वजनिक मंच से ये कह दे कि आज से मैं कांग्रेस के साथ हूँ तो शायद उसमें विभाजन होगा। ये उनके मूवमेंट जो पाटीदार आंदोलन की चल रही है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, ये शायद उनके जहन में डर है। इसी के चलते वो एक के बाद एक बातें छुपा रहे हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि मैं होटल में ही नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। उसके बाद सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अपने व्हाट्सएप मैसेज पे सब मीडिया को बताया कि मैं नहीं मिलने वाला हूं, मेरी मुलाकात उनसे तय थी लेकिन मैं अब नहीं मिलने वाला हूं, जा रहा हूं मेरी सभा के लिए। बावजूद वो वहीं पर थे। उसके बाद सीसीटीवी आई, उसमें उन्होंने फिर मुझे माना कि हाँ मैं होटल में ठहरा था लेकिन मैं राहुल गांधी से नहीं मिला था, मैं अशोक गहलोत से मिला था। और अब न्यूज़ 18 इंडिया वो तस्वीरें भी दिखा रहा है 224 नंबर कमरे में जाते हुए। अब शायद इनके पास, हार्दिक के पास ये जवाब नहीं होगा कि हाँ मैं कमरे में ज़रूर था लेकिन राहुल से नहीं मिला था। तो ये बेतुके तर्क लंबे समय से वो दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ उनके जो कन्वीनर हैं ये भी पूछ रहे हैं कि तय हुआ था कि सारे कन्वीनर एक डेलीगेशन के फॉर्म
में जाएंगे और राहुल गांधी से जनक आप बने रहिए हमारे साथ। ये चौथा वीडियो भी हम दिखा रहे हैं जब हार्दिक पटेल राहुल गांधी से मुलाकात करके चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, राहुल गांधी उसी कमरे से जहां पर दोनों की मुलाकात हुई होती है उस कमरे से निकलते हैं और उसके जस्ट सामने यानी उसके जस्ट सीधे कमरे में चले जाते हैं। यानी एक कमरे से निकलकर राहुल गांधी दूसरे कमरे में यहां पर चले जाते हैं और ये तस्वीरें भी यहां पर रिकॉर्ड हो गई ही हैं। और आप जो समय अगर देख पा रहे होंगे तो 14:23 यानी 2:23 की ये तस्वीरें जब राहुल गांधी उस कमरे में जहां पर मुलाकात हुई उससे निकल के उसके जस्ट सामने वाले कमरे में चले जाते हैं। और इससे पहले कल गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत ने न्यूज 18 इंडिया से दावा किया था कि राहुल और हार्दिक की मुलाकात नहीं हुई। सर, जब हार्दिक पटेल से आपकी मुलाकात हुई है तो दो बातें मैं पूछूंगा, क्या आरक्षण वाले मसले पर भी आपसे उनकी कोई बातचीत हुई और दूसरी क्या राहुल गांधी भी मौजूद थे उस बैठक में? राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, हमारी मुलाकात हुई और उनके साथ में साथी लोग और थे, वो अकेले नहीं थे। हमने बैठ के बातचीत भी करी और आगे जब मैनिफेस्टो आएगा तब जो उनकी भावना है उसको हम बताएंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। तो ये थे अशोक गहलोत जी जो कह रहे थे कि हार्दिक पटेल से उनकी मुलाकात हुई है और उनकी जो मांगे हैं उसके बारे में विचार होगा और जो घोषणा पत्र होगा उसमें उनको समाहित किया जाएगा। कैमरामैन विमल के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। जनक हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जनक, जिस तरीके से वीडियो आप सामने आ गया है और हार्दिक पटेल तो साफ कर ही चुके हैं कि वो अशोक गहलोत से मिले, अशोक गहलोत भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो वीडियो है वो कुछ और ही बयां कर रहा है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई। न सिर्फ मुलाकात हुई, ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे की चली और राहुल गांधी बाहर आकर उन्हें विदा भी कर रहे हैं। अब बिल्कुल अर्पिता, देखिए ये पहले से प्लानिंग था, क्योंकि हार्दिक जब 22 तारीख को अपनी सभा जो मध्य गुजरात में से सभा थी वागोड़िया में जो किसान आंदोलन चलाने के लिए उन्होंने एक सभा का आयोजित किया था और उसके बाद देर रात को दाहोद ज़िले में उनकी सभा थी, वो निपटा के वो सीधे अपने 2 सहयोगी हैं उनके घर पे जाना था उनको, लेकिन एन वक्त पे ये बात चेंज हो जाती है। वो जाते हैं सीधे होटल उमेद में, देर रात को तकरीबन 12 बजे वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वही 4 कमरे अशोक गहलोत के जो पीए हैं उनके नाम पर होते हैं, जिसमें एक कमरे में उनकी मुलाकात उनके लिए रखा जाता है जिसमें वो देर रुकते हैं और उसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह ही अशोक गहलोत जो रुके हुए थे वहाँ उनसे मुलाकात होती है। एक फ्रेमवर्क तैयार होता है कि क्या हार्दिक अपनी बात रखना चाहते थे। अर्पिता, इससे पहले भी हार्दिक के जो सहयोगी हैं वो यहाँ के स्थानीय नेताओं से मिल चुके हैं, यहाँ तक कि अशोक गहलोत से भी मिल चुके हैं, लेकिन ये पॉलिसी मेकर्स नहीं है, पॉलिसी किसी और से अप्रूव करानी होती है। इसलिए हार्दिक सीधे मिलना चाहते थे राहुल गांधी से, कि उनसे भरोसा देना चाहते थे कि जो बातें उन्होंने बीजेपी से डिमांड की थी वो उन्हें नहीं मिली। ठीक है जनक, यहाँ पर एक बात और है, कांग्रेस को समर्थन देते हैं तो बिल्कुल जनक, यहाँ एक बात और है, क्योंकि हार्दिक पटेल लगातार ये कहते रहे हैं कि जो आरक्षण की बात में हमारा साथ देगा उस पार्टी के साथ हम जाएंगे। कांग्रेस खुलकर ये बात कहती रही है कि वो हार्दिक को समर्थन कर सकती है, लेकिन यहाँ छिपा हार्दिक रहे हैं। अगर आप मुलाकात कर रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं तो आपको खुलेआम करना चाहिए। और उन्होंने ये बात कही भी थी कि राहुल से कभी भी उनकी मुलाकात होगी तो खुलेआम होगी। फिर ये सब वीडियो क्या सामने आ रहा है? बिल्कुल, इसी को लेकर देखिए कल भी जिस तरीके से इसी जो संदेह है कि क्यों वो अकेले मिलना चाहते थे राहुल गांधी से, अगर खुले में मिलते, क्योंकि सार्वजनिक मंच पर जब भी सभाएं होती थी तो हमेशा हार्दिक ये कहते थे कि हमारा मुद्दा केवल आरक्षण है, चाहे वो बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे। अगर बीजेपी से उनकी मुलाकात हुई है, हाल ही में सरकार उनसे मुलाकात की थी, सारी पाटीदार नेताओं से मुलाकात की थी, खुले में मुलाकात की थी, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी? क्या आप कोई राजनीतिक कोई फायदा लेना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी से कि इस तरीके से छुपते छुपाते मिलना पड़ता है? यहाँ तक कि कन्वीनरों को आप अंधेरे में रखते हैं, कन्वीनर को आपको कहा जाता है कि कन्वीनर सारे मुलाकात करेंगे डेलीगेशन के फॉर्म में। कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक मैसेज आता है कि पूरा डेलीगेशन हार्दिक की अगुवाई में राहुल गांधी से मुलाकात करेगा और पूरा डेलीगेशन कहीं और इंतजार करता रहता है और राहुल अकेले जाके मिलते हैं। तो ये सब राहुल से अकेले मुलाकात होती है। जनक, ऐसे तो एक बात और दिख रही है कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है, ये कह रही है कि कांग्रेस की मिली भगत है और ये हार्दिक और कांग्रेस के जो लोग हैं वो मिले हुए हैं। ये भी साबित हो रहा है, क्योंकि अगर आप खुले मंच पे मिलते तो शायद ये सवाल नहीं उठते।
बिल्कुल, कल ही जिस तरीके से उनके पूर्व सहयोगी रेशमा पटेल और वरुण पटेल जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि हार्दिक क्यों एजेंट बन के काम कर रहे हैं, खुले में आके क्यों नहीं मिलते, क्यों राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं करते, भले चुनाव न लड़ पाए 22-24 साल की उम्र में, भले वो अभी चुनाव न लड़ पाए, लेकिन खुले में राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करे, जैसे हमने बीजेपी ज्वाइन किया, क्योंकि हमें लगा कि अब आरक्षण मिलने की गुंजाइश नहीं है और सरकार की जो कोशिशें थी आरक्षण के पर्याय देने की चीज़ें, वो सारी कुछ चीज़ें मिल गई है। तो ऐसे में हार्दिक अब क्यों उस बात पर डटे हुए हैं? तो अगर ये बात भी पूरी सही है कि अगर ये आंदोलन खत्म हो जाता है तो हार्दिक के राजनीतिक करियर पर भी सबसे बड़ा सवाल होगा। ऐसे में हार्दिक इस आंदोलन को चलाए रखना चाहते हैं 2019 से चुनाव तक, जिसके चलते वो एक बड़े नेता के तौर पर उभरे, ये उनकी राजनीतिक मंशा हो सकती है। लेकिन वो फिर क्यों नहीं कांग्रेस ज्वाइन करते, ये उनके जो पूर्व सहयोगी रहे हैं रेशमा पटेल, ये भी कल सवाल उठा रहे थे। यहाँ तक कि मुलाकात भी सवाल उठा रहे थे कि आपको ऐसी क्या मजबूरी है कि अकेले में जाके मिलना पड़ता है, और ऐसी क्या आप राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं कांग्रेस से कि आपको अकेले मिलना पड़ता है, जबकि आप सारे डेलीगेशन को लेकर अगुवाई करने की बात कर रहे थे। तो अपने आप में सवाल है। कल तक कई सवाल, अब इस वीडियो के बाद से कई सवाल यहाँ जनक उठते हुए नजर आ रहे हैं, और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनको जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें। 2 दिन पहले राहुल गांधी के गुजरात दौरे के समय हार्दिक पटेल ने दावा किया था कि वो राहुल गांधी से नहीं मिले थे, केवल अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। हार्दिक भले ही इस बात से इनकार कर रहे हो, वो राहुल से नहीं मिले, लेकिन न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव सीसीटीवी तस्वीरें अब ये साबित कर रही हैं कि हार्दिक पटेल राहुल गांधी से मिले, और वो भी छुपते छुपाते। सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी सच क्यों नहीं बोल रहे? गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए संजीवनी तलाश रहे राहुल गांधी जो है वो सच बोलने से आखिरकार डरते यहां पर क्यों नजर आ रहे हैं? आप ध्यान से देखते रहिए। 23 अक्टूबर के दोपहर 12:06 की अहमदाबाद के उम्मेद होटल की ये तस्वीरें हैं। आपको सफेद शर्ट में हार्दिक पटेल यहां पर साफ दिख जाएंगे। हार्दिक हाथ में एक फाइल भी लिए हुए हैं। ये तस्वीरें उम्मेद होटल के कमरा नंबर 224 के सामने की है, जिसके सामने हार्दिक दिख रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि हार्दिक आपको वहां पर ये सफेद शर्ट में जो शख्स जाता हुआ नजर आ रहा है वो कोई और नहीं, हार्दिक पटेल है। और अब हम आपको दिखाते 23 अक्टूबर का ही इसके कुछ देर के बाद, यानी 1:02 का सीसीटीवी वीडियो। उम्मेद होटल में कमरा नंबर 224 के बाहर राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो दिखाई दे रहे हैं आपको साफ तौर पर। कुछ ही देर में सफेद शर्ट पहने हार्दिक पटेल कमरे से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। सफेद कुर्ता पैजामा पहने राहुल गांधी भी नजर आते हैं, और यहीं पर हार्दिक पटेल राहुल गांधी का हाथ मिलाकर स्वागत करते हैं। इसके बाद हार्दिक और राहुल दोनों कमरा नंबर 224 में चले जाते हैं, जहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जिस कमरा नंबर 224 में दोनों की मुलाकात हुई वो कमरा अशोक गहलोत के पर्सनल असिस्टेंट के नाम से बुक था। और अब हम आपको दिखाते 23 अक्टूबर का दोपहर लगभग 1:56 की ये सीसीटीवी तस्वीरें। इस वीडियो में हार्दिक पटेल कमरा नंबर 224 से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। तकरीबन 1 घंटे की उनकी मुलाकात। खास बात यह कि सफेद शर्ट पहने हार्दिक पटेल को कमरे से छोड़ने के लिए खुद राहुल गांधी बाहर आते दिखाई देते हैं। राहुल और हार्दिक हाथ मिलाते हैं। कमरा नंबर 224 के बाहर के गलियारे में राहुल और हार्दिक साथ में दिखते हैं। हार्दिक के साथ उनके सहयोगी भी दिखाई दे रहे हैं। हार्दिक कुछ देर के लिए वहां रुकते हैं गलियारे में, फिर हार्दिक का सहयोगी जो है वो कमरा नंबर 224 में जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि इसी कमरा नंबर 224 में राहुल गांधी भी मौजूद थे। और अब तक की तस्वीरों से ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि राहुल और हार्दिक ने मुलाकात की थी। और इसी कड़ी का चौथा वीडियो आप देख रहे हैं। 23 अक्टूबर के 2:23 का ये वीडियो, जिसमें राहुल गांधी सफेद कुर्ते पैजामे में आपको दिखाई दे रहे हैं। हार्दिक पटेल के जाने के कुछ ही देर बाद राहुल गांधी कमरा नंबर 224 से बाहर निकलते हैं। राहुल कमरे के बाहर खड़े होकर किसी से बात करते हैं और ठीक सामने दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल उसी कमरे से बाहर निकल रहे हैं जहां पर हार्दिक और उनकी मुलाकात अब 2 बजे के करीब हुई थी। उसके बाद राहुल गांधी उसके बाहर उसी कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में निकल के चले जाते हैं। नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या।
और 2 दिन पहले राहुल गांधी के गुजरात दौरे के समय हार्दिक पटेल ने दावा किया था कि वो राहुल गांधी से नहीं मिले थे, केवल अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात हुई थी। हार्दिक भले ही इस बात से इनकार राहुल गांधी से नहीं मिले थे, केवल अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात हुई थी। हार्दिक भले ही इस बात से इनकार कर रहे हो कि वो राहुल से नहीं मिले, लेकिन न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव सीसीटीवी तस्वीरें ये साबित अब कर रही हैं कि हार्दिक पटेल राहुल गांधी से मिले और वो भी छिपते छिपाते। सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी सच क्यों नहीं बोल रहे? गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए संजीवनी तलाश रहे राहुल गांधी सच बोलने से आखिरकार क्यों डर रहे हैं? आप ध्यान से देखते रहिए। 23 अक्टूबर के दोपहर 12:06 के अहमदाबाद के उमेद होटल की ये तस्वीरें। आपको सफेद शर्ट में हार्दिक पटेल यहां दिख जाएंगे। हार्दिक हाथ में एक फाइल लिए हुए हैं। ये तस्वीरें उमेद होटल के कमरा नंबर 224 के सामने की है, जिसके सामने हार्दिक दिख रहे हैं। ध्यान से देखते रहिए और इसी कमरे में अब थोड़ी ही देर में राहुल गांधी भी आएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं 23 अक्टूबर का ही इसके कुछ देर बाद का, यानी 1:02 का सीसीटीवी वीडियो। उमेद होटल के कमरा नंबर 224 के बाहर राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में सफेद शर्ट पहने हार्दिक पटेल कमरे से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। सफेद कुर्ता पैजामा पहने राहुल गांधी भी नजर आते हैं और यहीं पर हार्दिक पटेल राहुल गांधी का हाथ मिलाकर स्वागत करते हैं। इसके बाद हार्दिक और राहुल दोनों कमरा नंबर 224 में चले जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस कमरा नंबर 224 में दोनों की मुलाकात हुई थी वो कमरा अशोक गहलोत के पर्सनल असिस्टेंट के नाम से बुक था। अब हम आपको दिखा रहे हैं 23 अक्टूबर का दोपहर लगभग 1:56 की ये सीसीटीवी तस्वीरें। इस वीडियो में हार्दिक पटेल कमरा नंबर 224 से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि सफेद शर्ट पहने हार्दिक पटेल को कमरे से छोड़ने के लिए खुद राहुल गांधी बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। राहुल और हार्दिक हाथ मिलाते हैं। कमरा नंबर 224 के बाहर गलियारे में राहुल और हार्दिक साथ में दिखते हैं। हार्दिक के साथ उनके सहयोगी भी दिखाई दे रहे हैं। हार्दिक कुछ देर के लिए वहां रुकते हैं गलियारे में, फिर हार्दिक का सहयोगी कमरा नंबर 224 में जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये भी है कि इस कमरा नंबर 224 पे राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो अब तक की तस्वीरों से ये साफ हो चुका है कि राहुल और हार्दिक ने मुलाकात की थी। इसी कड़ी का चौथा वीडियो है 23 अक्टूबर के 2:23 का, जिसमें राहुल गांधी सफेद कुर्ते पैजामे में दिखाई देते हैं। हार्दिक पटेल के जाने के कुछ ही देर बाद राहुल गांधी कमरा नंबर 224 से बाहर निकलते हैं। राहुल कमरे के बाहर खड़े होकर किसी से बात करते हैं और ठीक सामने दूसरे कमरे में चले जाते हैं। इससे पहले कल गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत ने न्यूज 18 इंडिया से दावा किया था कि राहुल और हार्दिक की मुलाकात नहीं हुई। सर, जब हार्दिक पटेल से आपकी मुलाकात हुई है तो 2 बातें मैं पूछूंगा। क्या आरक्षण वाले मसले पर भी आपसे उनकी कोई बातचीत हुई, और दूसरी, क्या राहुल गांधी भी मौजूद थे उस बैठक में? राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। हमारी मुलाकात हुई और उनके साथ उनके साथी लोग और थे, वो अकेले नहीं थे। हमने बैठ के बातचीत भी करी और आगे जब मैनिफेस्टो आएगा तब जो उनकी भावना है उसको हम बताएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ये मैं कह सकता हूँ। ये थे अशोक गहलोत जी, जो कह रहे थे कि हार्दिक पटेल से उनकी मुलाकात हुई है और उनकी जो मांगे हैं उसके बारे में विचार होगा और जो घोषणा पत्र होगा उसमें उनको समाहित किया जाएगा। कैमरामैन विमल के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। इससे पहले हार्दिक पटेल ने न्यूज 18 इंडिया से फोन पर कहा था कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। 12 से शायद 1 के बीच में यहाँ के प्रभारी जो अशोक गहलोत थे उनसे मिलने गया था, अभ्यास करने गया था कि किस मुद्दे पर बात करनी है। अगर आप हमारे प्रतिनिधित्व की बात करोगे, आरक्षण की बात करोगे, किसानों की बात करोगे, तो हम कल मिलना चाहते हैं। अगर रात को मैं वहीं रुका था, सुबह में निकला था। इसे अगर मैं मिलूंगा राहुल जी से तो खुलेआम मिलूंगा, मुझे भी वेटेज मिलेगा। क्यों नहीं, मैं छुपकर क्यों मिलूंगा? मैं किसी आतंकवादी से तो मिल नहीं रहा। इसी बीच अनुराग ठांडा बड़ी खबर दे रहे हैं। चुनाव आयोग आज गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि गुजरात में 2 चरणों में वोट डाले जा सकते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ऐलान कर चुका है कि गुजरात में भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ ही 18 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया था। 182 सीट वाली गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 23 जनवरी को खत्म हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार गुजरात चुनाव में पहली बार लगभग 70,000 वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाएगा।
तो आज ऐलान हो सकता है गुजरात में चुनावों की तारीखों का। 2 चरणों में यहां वोटिंग हो सकती है। और आपको बता दें, इससे पहले ही आप जिस तरीके की जानकारी आ रही है उसके मुताबिक गुजरात चुनाव में पहली बार लगभग 70,000 वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। 182 सीटें हैं यहां पर गुजरात विधानसभा की। इसका कार्यकाल 23 जनवरी को खत्म हो रहा है और इस बार गुजरात चुनाव में 70,000 वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज गुजरात चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले ही वहां पर सियासी उठापटक तेज हो गई है। लगातार कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें हम आपको अभी वीडियो भी दिखा रहे थे, मुलाकात भी हो रही है। अब देखना होगा कि आज कब तक ये ऐलान होता है। अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या आज मुमकिन है ऐलान, और ऐलान अगर होता है तो कब तक हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग से जो जानकारी हमें मिल रही है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है चुनाव का। जो ये पेंडिंग है, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए जब काउंटिंग होगी उसी के साथ 18 दिसंबर से पहले गुजरात में भी चुनाव पूरे हो जाएंगे। तो उस लिहाज से देखें तो टाइमलाइन बिल्कुल फिट बैठती है और सूत्रों से भी पुख्ता जानकारी मिल रही है कि आज किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो सकता है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस रिलीज चुनाव आयोग की तरफ से आ सकता है और आफ्टरनून में अभी तक जो जानकारी मिल रही है दोपहर बाद ये चुनावों का ऐलान हो सकता है और जैसे ही ऐलान होगा उसके साथ ही चुनाव आचार संहिता भी गुजरात में लागू हो जाएगी। जी, शुक्रिया। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल मीडिया के सामने आया और कांग्रेस पर हमलों की झड़ी लगा दी। इस दौरान नितिन पटेल ने गुजरात की सियासी लड़ाई में हाफिज सईद का नाम लेते हुए कांग्रेस पर हमला बोला, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से भी तल्ख पलटवार किया गया। क्योंकि नितिन पटेल ने कांग्रेस पर देश विरोधी तत्वों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया और कांग्रेस को सत्ता का लालची करार देते हुए उस पर चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने का आरोप लगा दिया। अगर कांग्रेस को ऐसा लगे कि आतंकवादी कांग्रेस में जुड़ जाए तो गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद हो सकती है, तो शायद वो हाफिज सईद ऐसे लोगों को भी अगर हो सके तो वो इनविटेशन दे दे। नितिन पटेल ने चुनावी सियासत में हाफिज सईद का नाम लिया तो कांग्रेस भड़क उठी, जिसके बाद कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने ट्वीट कर हमला बोला और लिखा कि डिप्टी सीएम का विवादास्पद बयान सत्ता के लिए तो कांग्रेस हाफिज को भी पार्टी में शामिल कर ले, मानसिक संतुलन खोना, कुर्सी जाने की निशानी है। लेकिन नितिन पटेल की तल्ख बयानबाजी ने गुजरात की सियासत में एक बार फिर हंगामा तेज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वो गुजरात को उत्तर कोरिया बनाने पर तुले। इसके लिए शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट किया और लिखा कि एक पत्रकार ने मुझे चेतावनी दी थी कि आपके सभी फोन टैप किए जा रहे हैं, सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज में राजनीतिक गतिविधियां चेक की जा रही हैं। मोदी जी गुजरात को उत्तर कोरिया बना चुके हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत के कमरे चेक करने को लेकर यह हमला बोला, जिस पर गुजरात सरकार ने सफाई भी दी कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी और सलामती सिक्योरिटी एजेंसी की है, वो अशोक गहलोत जी को भी मालूम होगा। गुजरात सरकार ने जानबूझकर कांग्रेस नेताओं की तलाशी और निगरानी रखने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन सफाई देते हुए भी गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक बार फिर कांग्रेस पर देशद्रोहियों से सांठगांठ रखने का आरोप लगाया। हालांकि गुजरात की सियासत में तल्ख होती बयानबाजी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को आईना दिखाने से भी नहीं चूक रहे। इस कड़ी में बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और जीएसटी की तुलना गब्बर सिंह से करने पर सवाल उठाए। शोले से इतना स्नेह है तो राहुल गांधी जी की सोच किस कैरेक्टर से मिलती है? देश में जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसका मजाक करना, क्या ये शोभा देती है उनको? बीजेपी की इस आपत्ति के बाद भी दोनों ओर से एक दूसरे पर तीखे हमले जारी हैं। अमेरिका के टेक्सास में 7 अक्टूबर से लापता बच्ची शरीन मैथ्यूज के पिता वेस्ली मैथ्यूज को जज के सामने पेश किया गया। भारतीय मूल की शरीन को गोद लेने वाले वेस्ली मैथ्यूज को पुलिस ने बयान बदलने का आरोप लगाते हुए दोबारा गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया गया, जहां जज ने शरीन के लापता होने के मामले की सुनवाई की। इस दौरान वेस्ली मैथ्यूज के साथ अमेरिका की चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के अधिकारी भी मौजूद थे। टेक्सास पुलिस ने वेस्ली मैथ्यूज के खिलाफ बच्ची को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। Going the exact details of what he told us, but what I can tell you is that it was contrary to what we were initially told when she was first reported missing. इस आरोप में दोषी पाए जाने के बाद वेस्ली मैथ्यूज को उम्र कैद या 5 साल से 99 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। इसके साथ ही वेस्ली मैथ्यूज के लिए कोर्ट ने भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 6.5 करोड़ की जमानत राशि तय की है। फिलहाल वेस्ली मैथ्यूज को रिचर्डसन इलाके की एक जेल में रखा गया है। पुलिस ने सोमवार को शरीन के घर से करीब 500 मीटर दूर एक बच्ची का शव बरामद किया था। पुलिस के मुताबिक ये शव शरीन का भी हो सकता है। इसके बाद से ही रिचर्डसन इलाके के रहने वाले लोग उस सुरंग के पास पहुंच रहे हैं जहां से बच्ची का शव बरामद किया गया था।
लोग सुरंग के बाहर खिलौने और गुब्बारे रखकर मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना कर रहे हैं। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी सी स्क्रीन पर देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े दिखाए गए। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को साथ लेकर मीडिया के सामने आए जेटली ने दावा किया कि जीडीपी बढ़ने की रफ्तार में आई सुस्ती थोड़े वक्त की है और देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है, जिसे मीडिया को समझाने के लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट के अलग अलग आंकड़े बड़ी सी स्क्रीन पर मीडिया को दिखाए गए और वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारी एक एक बात बारीकी से मीडिया को बताते रहे। दावा किया गया कि मई 2014 तक महंगाई 9% से ज्यादा तेजी से बढ़ती रही, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ने की रफ्तार में तेज गिरावट आई। दावा किया गया कि महज 3 साल में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से कदम उठाए गए हैं, जिनका असर आंकड़ों में दिखा है। इसलिए चालू खाते का घाटा भी 2% के नीचे पहुंच गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बराबर है, जितना इतिहास में पहले कभी नहीं रहा। दावा किया गया कि जीडीपी बढ़ने की रफ्तार में आई गिरावट की वजह बड़े आर्थिक सुधार हैं, जिनकी वजह से आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था का तेजी पकड़ना तय है। ये सारे आंकड़े आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष गर्ग समझा रहे थे, जिन्होंने दावा किया कि जीएसटी की शुरुआती दिक्कतें दूर कर ली गई हैं और जल्द ही देश की जीडीपी तेज गति से बढ़ने में जीएसटी का बड़ा योगदान होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 1.5 घंटे तक चली, जिसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था के तमाम पहलुओं पर बात की। और वित्त सचिव अशोक लवासा ने इस दौरान सड़क योजना पर होने वाले 7 लाख करोड़ के खर्च पर जानकारी दी। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया कि भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और आर्थिक नीति ठीक दिशा में बढ़ रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक 3 साल से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 3 वर्षों से लगातार हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था रही है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में सरकारी बैंकों की हालत पर भी चर्चा हुई और सरकारी बैंकों को 2,11,000 करोड़ का पैकेज देने का फैसला हुआ। 2,11,000 crores is the capital which is intended to be now inducted further into the banks. जेटली ने पत्रकारों के सामने 3 साल के आर्थिक हालात का लेखा जोखा पेश किया। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के रिपोर्ट कार्ड पेश करने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि कैबिनेट के इन बड़े फैसलों का ताल्लुक विधानसभा चुनाव से है और इसका असर भी दिखा जब जेटली ने राहुल गांधी के गब्बर सिंह टैक्स वाले बयान का जवाब दिया। जिन लोगों को आदत 2G और कोल ब्लॉक स्कैम की पड़ी हुई थी, उनको लेजिटिमेट टैक्स से काफी इतराज होगा। 8 नवंबर को नोटबंदी का 1 साल पूरा होने पर विपक्ष ने काला दिवस मनाने का फैसला लिया है। जेटली ने इस पर कांग्रेस का जवाब दिया। काला दिन मनाना है तो वो निश्चित रूप से मनाए। उनकी कैश इकोनॉमी के प्रति जो श्रद्धा है वो इस सेलिब्रेशन से बिल्कुल स्पष्ट होती है। चालू कारोबारी साल में पहली तिमाही में जीडीपी बढ़ने की रफ्तार में कमी आने के बाद से ही मोदी सरकार पर आर्थिक मोर्चे पर नाकाम होने के आरोप लग रहे थे। सरकार का ये रिपोर्ट कार्ड विपक्ष के आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने इस पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया और लिखा कि वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसे मुश्किल समय में सरकारी बैंकों को 2,11,000 करोड़ रुपए की मदद बहुत देर से दी गई और बहुत छोटी रकम है। राजस्थान सरकार गुर्जरों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देगी। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों को ओबीसी में 5% आरक्षण देते हुए ओबीसी कोटा 21% से बढ़ाकर 26% करने का फैसला लिया। ईडी ने मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें एक गवाह के हवाले से दावा किया गया कि सीबीआई के 2 पूर्व निदेशकों के नाम पर उसने पैसों की वसूली की। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में एक इमारत की 13वीं मंजिल पर लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। खबर है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के छात्रों ने चीते की तरह दिखने वाले बुलेट ट्रेन का लोगो तैयार किया, जिसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने फाइनल कर दिया। राम रहीम के आश्रम डेरा सच्चा सौदा में साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट के लिए और वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के पास बनी पार्किंग पर नाराजगी जताते हुए इसे हटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए फैक्ट्रियों में कुछ खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और ढीला रवैया अपनाने पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। राजस्थान के जोधपुर में तकनीकी खराबी के बाद सेना के एक हेलीकॉप्टर की मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। महाराष्ट्र की फडणवीस कैबिनेट ने मुंबई में मेट्रो के प्रोजेक्ट 5 और 6 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत ठाणे, भिवंडी और आसपास के इलाकों में भी उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस बुधवार को जीरो टॉलरेंस डे मनाएगी।
मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नेताओं ने रेलवे के अधिकारियों से मुलाकात कर रेलवे परिसर से रेहड़ी और ठेले वालों को हटाने की मांग की। साल 2011 में निलंबित हुई आईपीएल टीम कोच्चि टस्कर्स ने बीसीसीआई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में केस जीतने के बाद 850 करोड़ रुपए बतौर हर्जाना मांगा। मारते हुए भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। अंपायरिंग के बाद एक दुकान में काम करने वाले डैरिल हेयर को ऑस्ट्रेलिया में नकदी चुराने का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उनसे 18 महीने के लिए अच्छा बर्ताव करने का बॉन्ड भरवाया। शीतल नांदल बड़ी खबर दे रहे हैं। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने एक महिला को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक महिला अपने परिवार के साथ गुरुद्वारे से घर वापस जा रही थी, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद महिला को तुरंत रोहिणी के सरोज अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शीतल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। शीतल, ये हमलावर कौन थे, कोई जानकारी? देखिए, जो महिला है जिनको गोली लगी, उनके पति पंकज से मेरी बात हुई, जो उस वक्त गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने बताया कि हमलावर जो है वो उनकी जान पहचान के हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों को वो जानते थे। ये पूरा मामला जो है कुछ पैसे की लेन देन का मामला है। पंकज ने इन लोगों से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसको मांगने के लिए लगातार उनको धमकी दे रहे थे। पंकज ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर जो है एक लॉयर भी किया गया था, और वो पैसे ये देने के बाद जो है उसी को चला रहे थे। उसी बीच में ये पूरा हमला हो गया। आज सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है, जब ये लोग गुरुद्वारे से अपने घर वापस लौट रहे थे। उस वक्त इनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोका गया, और 3 हमलावर जो है वो उन्होंने देखा उस वक्त की गाड़ी में 3 लोग मौजूद थे। एक ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की। जब पंकज ने रोका तब उसने गोलियां चला दी। 2 गोली चलाई, जो उनकी सीधी पत्नी जो है, जो उनकी साइड वाली सीट पर बैठी थी, प्रिया, उनको लग गई। और उसके बाद जो है जो हमलावर थे उनकी गन चौल हो गई, जिसके बाद वो तीसरी गोली नहीं चला पाए। जिसके बाद पंकज ने गाड़ी दौड़ाई और वो सीधा सरोज अस्पताल पहुंचे। वहां अस्पताल पहुंचने के बाद हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल वालों ने काफी देर तक जो है प्रिया को नहीं देखा, उनकी देखभाल नहीं की, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। शीतल, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि इस पूरे मामले में इनको पहले से ऐसी जानकारी थी कि ऐसा हमला हो सकता है, तो क्या कोई कंप्लेंट दर्ज कराई थी पुलिस के पास? जी, हमने भी इसी बारे में इनसे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लॉयर को जो है वो हायर किया था। कंप्लेंट के बारे में उन्होंने अभी तक कोई बात साफ नहीं की कि उन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई थी या नहीं करवाई थी। शुक्रिया शीतल। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ को आज दिल्ली के पटियाला हाउस में एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाहिद को 2011 के एक हवाला फंडिंग केस में कल गिरफ्तार किया गया। शाहिद यूसुफ पर हवाला के जरिए सऊदी अरब और दूसरे देशों से हिजबुल मुजाहिदीन के लिए फंड इकट्ठा करने का आरोप है। शाहिद यूसुफ की गिरफ्तारी एनआईए के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सैयद सलाहुद्दीन का बेटा जम्मू कश्मीर सरकार के कृषि विभाग में जूनियर इंजीनियर है। आरोप है कि शाहिद यूसुफ आतंकी फंडिंग मामले में भगौड़े एजाज अहमद भट्ट के संपर्क में था और उससे हवाला के जरिए रुपए मांगता था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसका बेटा जो है हवाला के माध्यम से देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। सीरिया से, सऊदी अरेबिया से, पाकिस्तान से हवाला के माध्यम से फंड्स आ रहे थे इसके पास। एक बेटे के अरेस्ट से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, पूरी फैमिली को गिरफ्तार करना चाहिए। एनआईए जांच कर रही है पाकिस्तान से किस प्रकार से फंड्स आते हैं, आतंकवादियों को मदद मिलता है, प्रोत्साहित करते हैं, और इसमें किसी पर भी वो जांच अगर लगती है कि इस व्यक्ति ने गलत किया है, तो ये देखने की आवश्यकता थोड़ी ना किसका बेटा है। व्यक्ति गलत करेगा तो कानूनी फंदा उस पर वो शिकंजा कसेगा ही। चुनाव आयोग गुजरात में 2 चरणों में संभावित विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान करेगा। राहुल गांधी और हार्दिक पटेल की मुलाकात पर कांग्रेस का झूठ पकड़ा क्या, जब न्यूज 18 इंडिया ने दिखाया कमरा नंबर 224 में दोनों के मिलने का एक्सक्लूसिव वीडियो। अरुण जेटली ने बैंकों को 2,11,000 करोड़ की मदद के ऐलान के साथ जीएसटी का विरोध करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। जिन लोगों को आदत 2G और कोल ब्लॉक स्कैम की पड़ी हुई थी, उनको लेजिटिमेट टैक्स से काफी इतराज होगा। भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने आतंकियों को मदद के मुद्दे पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को सुधरने की नसीहत दी।
दिल्ली के शालीमार बाग में बदमाशों ने परिवार के साथ कार में जा रही महिला की गोली मारकर हत्या की। मशहूर शास्त्रीय गायिका पद्म विभूषण गिरजा देवी का 88 साल की उम्र में कोलकाता में निधन। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला हारने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ हिसाब बराबर करने पुणे के मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। प्रायोजक है पतंजलि शुद्ध आटे की नई रेंज। शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए।